हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमने पेपर 4 दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स के MCQ सेशन स्टार्ट किए हैं, जहां हमने ऑलरेडी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन डील कर लिया था। और आज हम लोग डील करेंगे स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब हमने पहले चैप्टर नंबर 5 कवर किया और अब चैप्टर नंबर 3 आज कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 की कवरेज करेंगे, जहां बेसिकली हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन है। इसके अलावा हमने पेपर 2 दैट इज़ अकाउंट्स पे भी कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से वो क्लासेस आप ज़रूर कवर कर लेना। तो चलो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं MCQ सेशन रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है MCQs में कि स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन। अब देखो अगर हम लोग बात करेंगे बेटा स्टैटिस्टिक्स की ना, तो स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन हर एक फील्ड में होता है। फिर चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो। तो हमारे पास ऑप्शन में दिया है इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बट ऑब्वियस ऑल ऑफ दीज, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन आपको हर एक फील्ड में दिखेगा। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद। अब देखो बेसिकली अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें बेटा, तो ये क्वालिटी को भी प्रायोरिटी देता है एज वेल एज क्वांटिटी को भी। बट जर्नली क्या होता है ना कि क्वांटिटी पे ज़्यादा बेस्ड होता है, क्योंकि खुद सोचो अगर क्वांटिटी वाइज आपके पास डिटेल दी है जैसे 10, 20, 30, तो उस केस में स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन ईजी होता है। बट अब क्वालिटी है गुड बैड, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है। बट स्टिल अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी कंसिडर करता है एज वेल एज क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रू नहीं पूछा है बेटा, फॉल्स पूछा है। पहला है क्या लैटिन वर्ड स्टेटस है? हाँ, मतलब स्टैटिस्टिक्स को लैटिन में क्या बोलते हैं? स्टेटस। इटालियन में क्या है? स्टैटिस्टा। और फ्रेंच में क्या है? स्टैटिस्टिक। नहीं, ये स्टैटिस्टिक कहाँ है बेटा? जर्मन में। तो फिर फ्रेंच में क्या है? फ्रेंच में है स्टैटिस्टिक, लास्ट में QUE है। क्लियर? फ्रेंच में लास्ट में QUE है और लास्ट में K किस में है? जर्मन में। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? C। नेक्स्ट, द कलर ऑफ अ फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है बेटा? कलर ऑफ अ फ्लावर पूछा है। तो हम इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर कर दें पहले, कि हमारे पास दो टर्म्स आपको हमेशा मिलेगा, एक मिलेगा वेरिएबल और एक मिलेगा एट्रीब्यूट्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो, सो दैट आगे के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। वेरिएबल टर्म हम लोग तब यूज करते हैं बेटा जब क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मतलब जिनको क्वांटिफाई किया जा सके, जैसे 10, 20, 30 इस तरीके से। जैसे अगर किसी की हाइट है, किसी का वेट है, तो आप उसको किसी ना किसी यूनिट में मेजर करके बताओगे। बट एट्रीब्यूट्स टर्म कब यूज होता है? जब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं, मतलब किसी की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम क्वालिटी में बता सकते हैं। क्वालिटी में मतलब जैसे हो गया इंटेलिजेंट हो गया, एवरेज हो गया, बिलो एवरेज हो गया। तो ये क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रहेगा कि वेरिएबल टर्म हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग क्वांटिटी की बात करें, और एट्रीब्यूट्स तब यूज़ करते हैं जब हम लोग क्वालिटी की बात करें। क्लियर? अब क्वालिटी में कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जेंडर ऑफ अ बेबी, मेल फीमेल, ये क्या है? एट्रीब्यूट्स है। नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन, एट्रीब्यूट्स है। कलर ऑफ अ फ्लावर, एट्रीब्यूट्स है। क्यों? क्योंकि ये सब क्वालिटी पे बेस्ड है। क्लियर? और अगर हाइट होता, वेट होता, नंबर ऑफ मार्क्स होता, तो वो क्या होता बेटा? वेरिएबल। तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था द कलर ऑफ अ फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एट्रीब्यूट। ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेरिएबल तब होता जब हम इसको क्वांटिफाई कर सकते थे, मतलब क्वांटिटी में कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर? और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस किसका पार्ट है? वेरिएबल का पार्ट है। डिस्क्रीट क्या होता है ये भी यहाँ पे समझ लो।
डिस्क्रीट जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं 1 2 3 4 5 करके, और कॉन्टिन्यूस मतलब जब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। क्लियर? जैसे फिर केस मान लो क्लास में जो टेस्ट हुआ वो हुआ 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स के केस में आप डिस्क्रीट सीरीज बना सकते हो कि मार्क्स आपने अलॉट कर दिया 1 2 3 4 5 6, और फ्रीक्वेंसी आप रखोगे कि 1 कितने स्टूडेंट का आया, 2 कितने स्टूडेंट का आया। बट इफ़ इन केस मान लो कि पेपर आपका 100 मार्क्स का हो रहा है, तो अगर हम कैलकुलेशन करें कि मार्क्स 1 2 3 4 के फॉर्म में कि कितने स्टूडेंट्स का आया है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी, तो क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए कैलकुलेट करना? नहीं। तो वहाँ हम क्या करते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके से ना बेटा एक सीरीज बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज किसका पार्ट हो गया? वेरिएबल का, क्योंकि देखो दोनों में ही हमने चीज़ों को क्वांटिफाई किया है। क्लियर? नेक्स्ट, अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज, देख लो पूछा है ना, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? अगर क्वालिटेटिव पूछा होता तो आंसर क्या होता बेटा? एट्रीब्यूट। बट क्वांटिटेटिव पूछा है तो कायदे से वो वेरिएबल है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल भी हो सकता है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बट ऑब्वियस है तो ये वेरिएबल, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल। क्लियर? नेक्स्ट, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज, अब देखो एनुअल इनकम पूछा है बेटा एक पर्टिकुलर पर्सन की, जैसे मान लो मेरी इनकम आज 50,000 है, ठीक, ये बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि हर दिन ये मेरी इनकम बढ़ने वाली है ना? साल में एक बार अगर मान लो बढ़ रही है 10,000 से, तो वो इसी तरीके से ना इनकम चलेगी। तो अगर एक पर्सन की इनकम पूछा है ना बेटा, तो पर्सन की इनकम को हम इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है? ये डिस्क्रीट सीरीज है जहाँ पे आपने कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं बनाई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, अ डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट, द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज, अब सबसे पहले देख लो कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला है प्राइमरी डेटा और दूसरा तरीका है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म खुद के लिए कलेक्ट करती है, और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो किसी और ने कलेक्ट किया है और ये उसको कॉपी करते हैं अपने पर्पस के लिए। क्लियर? तो कह रहे हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का सबसे क्विकेस्ट सोर्स कौन सा है? पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू और बाय ऑब्जर्वेशन। बट ऑब्वियस सी, टेलीफोन इंटरव्यू। अब टेलीफोन इंटरव्यू क्यों है बेटा? क्योंकि आपको पता है कि आप अपने ही प्लेस पे बैठ के कई लोगों को बैक टू बैक कॉल कर सकते हो। बट अगर आप किसी से पर्सनल इंटरव्यू लेने जाओ या इनडायरेक्ट इंटरव्यू लेने जाओ, तो नो डाउट वो क्विकेस्ट मेथड तो नहीं है डेटा कलेक्ट करने का। क्लियर? तो आप अपनी प्लेस पे जब बैठ करके डेटा कलेक्ट कर सकते हो वाया टेलीफोन इंटरव्यू, तो वो सबसे क्विकेस्ट मेथड है कि जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तुरंत आपने कॉल किया और आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ हम बता दें कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का पूरा कॉन्सेप्ट सेशन हमने डिस्कस किया हुआ है, उसकी क्लासेस भी हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एक बार वो क्लास आप कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। बिल्कुल डिटेल डिस्कशन हमने किया है सारे टॉपिक्स पे। नेक्स्ट, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर, हमें पता है कि 3 तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकता है। पहला पैराग्राफ में, दैट इज टेक्सुअल। दूसरा इस तरीके से टैबलो प्रेजेंटेशन करके, दैट इज टैबुलेशन। और थर्ड पाई डायग्राम बना के या बार डायग्राम बना के, दैट इज डायग्रामेटिक। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ए, टेक्सुअल, टैबुलेशन एंड डायग्रामेटिक। नेक्स्ट, फॉर टैबुलेशन कैप्शन इज, अगर कैप्शन की बात करें तो हम लर्न भी कराए थे कि सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम, कि जब हम कॉलम या सब कॉलम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कैप्शन की, जब हम रो की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? स्टब की। क्लियर? तो क्वेश्चन में कह रहे थे अपर पार्ट ऑफ द टेबल, द लोअर पार्ट ऑफ द टेबल, द मेन पार्ट ऑफ द टेबल, द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स द कॉलम एंड सब कॉलम्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? डी। नेक्स्ट, देखो स्टब भी हमने बता दिया कि स्टब क्या है, बेसिकली ये रो को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मान लो ये टेबल आपने बनाया है बेटा, तो रो ये तो कॉलम होगा और ये सब कॉलम होगा,
रो हम हमेशा कहाँ दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं ना। ये कौन सा पार्ट है, ये है लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, क्योंकि यहाँ पे तो हम डेटा की वैल्यू लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ टेबल। क्लियर। तो इसका मतलब अगर हमसे स्टफ पूछा है तो ये क्या होगा, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल। अब देखो लिखा है लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स, राइट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स, राइट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज और लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, बट ऑब्वियस डी। नेक्स्ट, pie diagram is used for comparing different components and their relation to the table, representing qualitative data in a circle, representing quantitative data in a circle, B और C। अब देखो पाई डायग्राम हम हमेशा कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ 360 डिग्री बनाते हैं। तो लेट्स से ये व्हीट का पोर्शन है, ये राइस का पोर्शन है, ये मेज का पोर्शन है, मैदा का पोर्शन है। क्लियर। तो अब देखो ये कह रहा है कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं और इनका रिलेशन पूरे पूरे टेबल के साथ क्या है, इसको भी तो कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स से व्हीट का पोर्शन है 30%, इसका है 35%, इसका है 15% और इसका है 20%। तो नो डाउट इसको आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं और ओवरऑल टेबल के साथ कैसा रिलेशन है वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, वेट्स आर जनरली कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज। ये तो सिंपल है, जब हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का तो फ्रीक्वेंसीज की जगह ना हम लोग वेट भी अलॉट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ क्लास इज। अब देखो लेंथ मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा, डिफरेंस की। और हमने अपनी क्लास में ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास दो सीरीज होती है, एक तो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, एक इंक्लूसिव सीरीज होती है। एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ की अगर हम बात करें जैसे 0 to 10, 10 to 20, तो हम यहाँ पे रिवीजन भी करा दे रहे हैं कि ये मेरे लिए क्या था, ये था लिमिट, लोअर लिमिट थी ये अपर लिमिट थी। और अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो उसको हम कहते थे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकालते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसके अलावा अगर मिड वैल्यू निकालना है तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये तो क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इंक्लूसिव सीरीज़ की तो इंक्लूसिव सीरीज़ को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते थे, बल्कि हम इसको पहले कन्वर्ट करते थे एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। और इस कन्वर्टेड सीरीज़ का जैसे ये जो वैल्यू होता था कन्वर्टेड सीरीज़ में -0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, इस तरीके से सीरीज़ बनती थी बेटा। तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते थे, बाउंड्री। ये लोअर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री है। और इसके बीच के डिफरेंस को याद होगा कि इसके बीच के डिफरेंस का नाम हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि अगर ये कन्वर्टेड सीरीज है तो आप डिफरेंस निकालोगे अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, और इसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्लास मैग्नीट्यूड। नाम अलग अलग क्यों यूज़ किया, ताकि अगर क्लास इंटरवल है तो पता चले कि ये एक्चुअल में एक्सक्लूसिव सीरीज़ थी, और क्लास मैग्नीट्यूड है तो इससे ये पता चले कि अच्छा ये कन्वर्टेड सीरीज़ थी। हम लोग कभी भी ना इंक्लूसिव सीरीज़ को यूज़ नहीं करते, हमेशा उसको कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्लास की लेंथ, तो नो डाउट क्लास की लेंथ मतलब क्या हो गया बेटा, डिफरेंस। और डिफरेंस तो हम इन दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं ना, चाहे वो क्लास इंटरवल हो चाहे वो क्लास मैग्नीट्यूड हो। तो देखो ऑप्शन क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द यूसीबी एंड एलसीबी ऑफ दैट क्लास, द डिफरेंस बिटवीन द यूसीएल एंड एलसीएल ऑफ दैट क्लास, ए और बी, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, बोथ ए एंड बी। अगर आप अपने मैथ में देखोगे तो आंसर ए दिया है, बट ए नहीं होगा आंसर, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज अ क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है फॉर द क्लास 2030 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज। अब आप लोग पूछोगे मैम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सीएफ। सीएफ मतलब सिंपली जब आप सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन करते चलते हो ना ऊपर से, तो उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालते हैं, हमें यहाँ तक की चाहिए। यहाँ तो 5 हो गया, यहाँ होगा 5 + 8 दैट इज 13। अब यहाँ होगा 5 + 8 + 15, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा बेटा 28। और हमसे 2030 की ही पूछा था तो आंसर होगा 28। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 28। क्लियर। नेक्स्ट, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड एज। देखो ये बोल रहा है कि अगर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 दिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 1, 2, 3,
हमने बोला क्लास फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर मान लो इसकी हम ले रहे हैं तो क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 2 डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ कितना है 10 है। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं 0.2 तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये बेसिकली फॉर्मूला किसका है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब देखो अगर हम हिस्टोग्राम जानते हैं कि कैसे बनता है तो ये हिस्टोग्राम है बेटा, इसको देख करके हम मीन तो नहीं बता सकते, मीडियन भी नहीं बता सकते, तो हम क्या बता सकते हैं मोड, क्योंकि मोड मतलब क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसकी 20, इसकी 5, इसकी 30, तो हमें दिख रहा है ना कि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, दैट इज़ इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मोड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगर बाकी पूछा लेस देन टाइप ओ गिव्स मोर देन टाइप ओ गिव्स, तो इस केस में क्योंकि ये इस तरीके से ग्राफ बनता है ना बेटा, तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मीडियन। बहुत ही ईजिली हम ये बता सकते हैं कि हमारा मीडियन कहाँ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एन एरिया डायग्राम इज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओगिव, नन। देखो अभी ऊपर बताया था कि अगर ये हिस्टोग्राम है तो ये क्या है एरिया डायग्राम ही तो है। अच्छा, इसके साथ साथ हम बता दें कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है कि जब आप इसके मिड वैल्यूज़ को, दैट इज़ हिस्टोग्राम के मिड वैल्यूज़ को ज्वाइन करते हो तो ये जो इस तरीके से ग्राफ बनता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बस ये है कि आप फर्स्ट और लास्ट में 0 फ्रीक्वेंसीज लेके इसको भी ऐड ऑन करते हो तो नो डाउट देखो ना ये इस तरीके से ग्राफ बन गया ना, ये क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इसी ग्राफ को जब हम ये शार्प टर्न खत्म करने के लिए फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं बेटा तो वो हो जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो, फ्रीक्वेंसी कर्व हो या ओगिव हो, ये सब क्या है एक तरह का लाइन ग्राफ है, एक तरह का ग्राफ है। बट हिस्टोग्राम क्या है देखो एरिया डायग्राम है। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। हम देखो इतना डिटेल में इसलिए डिस्कशन करें क्योंकि तुम लोग क्या करते हो ना अधिकतर रट लेते हो, कोई भी चीज़ मगअप करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप समझ करके पढ़ोगे ना तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हमने ऊपर बताया कि ओगिव की हेल्प से हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ओगिव 2 तरह का होता है, एक लेस देन होता है, एक मोर देन होता है। तो लेस देन टाइप ओगिव्स, point of intersection of less than and greater than O gives both A and B, none of the above, none of these, but always both A and B। less than से भी find out कर सकते हैं और more than से भी। next, most of the commonly used frequency curves are, देखो use तो सभी होते हैं बट अगर सबसे कॉमन यूज़ की बात करें तो नो डाउट हम सब ने देखा है इस तरीके से एक ग्राफ बनता है, क्योंकि ये जर्नली यूज़ करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज अपने प्रॉफिट के प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ देयर प्रॉफिट। तो ये कैसा शेप है बेल शेप, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी फॉलोज। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। अब यहाँ से देखोगे ना बेटा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 35 तक ऑलमोस्ट ये 15 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोग को ये लगता है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आएगा बट इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पोर्शन का, कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर वेयर 12, 20, 35 and 23 units respectively. What is the difference between the central angles for the largest and smallest component of the cost of sugar? जैसे ही angles बोला इसका मतलब कि सबको आपको कन्वर्ट करना है बेटा 360 डिग्री में। क्लियर। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोला है, लार्जेस्ट कौन सा है 35, स्मॉलेस्ट कौन सा है 12। तो देखो ये है 12, 20, 35 एंड 23। जब हम सबका टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 90। अब 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट और ये सबसे लार्जेस्ट है, बाकी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 12 अगर वैल्यू 90 में रिप्रेजेंट करा है तो 360 डिग्री में कितना
और 35 के लिए भी सेम, अगर 35 90 में रिप्रेजेंट कर रहा है तो 360 डिग्री में कितना। क्लियर? ये हो जाएगा तुम्हारा 48 और ये हो जाएगा 140। तो अब आगे यही ना बोला था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर। दोनों को माइनस कर दो, तुम लोग का आंसर आएगा 92 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में है तो आंसर आ जाएगा 92 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 92 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, the number of accidents for 7 days in a locality are given below. What is the number of cases when 3 or less accident occurred? 3 या 3 से कम, ये देख लो, यही है ना। और क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट अकर्ड। देखो ये जो रिप्रेजेंट करा है किसको रिप्रेजेंट करा है कि 0 एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने 15, 1 एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने 19, 2 एक्सीडेंट होने के चांसेस 22 और 3 एक्सीडेंट होने के चांसेस 31। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट अकर्ड। तो इसको टोटल कर दो, दैट इज 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31। अब जैसे ही इसको ऐड ऑन करोगे आपके पास आंसर आएगा 87, दैट इज डी। बस क्वेश्चन में यही पूछा था तो आपने इसको ऐड कर दिया, 3 या 3 से कम एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर? नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30। तो देखो क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 30। अब देखो बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 दिया हुआ है, तो अगर मान लो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाए, बिलो 30 कितना है, ये 30 है, ठीक है। इससे कम आने के चांसेस कितने हैं, 65 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। एंड बिलो 40, बिलो 50, ये मान लो 50 है, तो बिलो 50 आने के चांसेस कितने हैं, 100। और हमें पता है कि अगर ये बिलो 10, 20, 30, 40, 50 करके दिया है तो उस केस में जब भी तुम्हारे पास सीरीज होती है ना बेटा लेस देन की या मोर देन की, तो वहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो क्वेश्चन में यही चीज़ बता रहा है कि ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। 30 मार्क्स से कम आने के चांसेस 65 स्टूडेंट्स के हैं और 50 से कम आने के चांसेस कितने के हैं, 100 के। तो हमें तो ये गैप चाहिए, हम सीधे क्या करेंगे 100 माइनस 65, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 30 से ज़्यादा मार्क्स आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि 10 से कम कितने हैं, 15, पर 20 से कम कितने हैं, 38। तो नो डाउट ये 15 कहाँ इंक्लूड होगा, इस 38 में। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगेन देखो यहाँ पे जो वैल्यू दी है ग्रेटर देन दी है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस इतना याद रखना ना कि अगर लेस देन लिखा है कहीं पे दैट इज बिलो, या मोर देन लिखा है तो दोनों ही केसेस में फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब देखो कह रहा है कि 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा कितने हैं, 56। 250 से ज़्यादा कितने हैं, 38। वैसे 300 से ज़्यादा कितने हैं, 15। और अगर 350 से ज़्यादा की बात करेंगे तो 0। हमने एक और चीज़ बताई थी कि लेस देन सीरीज़ में हम हमेशा ऊपर से ऐड करते हैं और मोर देन सीरीज़ में हम हमेशा नीचे से ऐड करते हैं। तो देखो ऊपर वाले में क्योंकि ये बिलो लिखा था तो हम क्या मान रहे थे कि ये ऊपर से ऐड ऑन किया है, तभी लास्ट फिगर कितनी है, 100। और ये ग्रेटर देन है तो ये पीछे से ऐड किया होगा, तभी फर्स्ट फिगर कितनी है, 0। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का गैप पूछ रहा है, और क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है तो हम सीधे 38 माइनस 15 अगर कर दें तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 23। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 23। क्लियर? सिंपली बोला था कि 250 वैल्यू से ज़्यादा कितने लोगों का है, 38 का, बट 300 से ज़्यादा कितने लोगों का है, सिर्फ 15 का। और हमसे ये पूछ रहा है कि इनके बीच, दैट इज इनके बीच कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इनके बीच तो 23 ही होंगे ना बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 23। इसीलिए हमने पहले बताया कि आप अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लास देख लोगे ना तो ये सारा टॉपिक आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कह रहा है रिफर फॉलोइंग टेबल
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ 16 स्टूडेंट्स, ये देखो 16 स्टूडेंट का हमारे पास कैलकुलेशन दिया है एंड ये 16 स्टूडेंट्स का क्या दिया है बेटा, वेट दिया है। ये कैसी सीरीज़ है, ये है इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, जहाँ पे हम ये वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं, ये वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं इसी क्लास में। 44 48 ये दोनों ही कहाँ इंक्लूड होगा, इसी क्लास में। और नेक्स्ट में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 49 से। तो इसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है एक्सक्लूसिव में, सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड क्लास मार्क फॉर द क्लास फर्स्ट क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए हमें क्या निकालना है बेटा, क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स मतलब बेसिकली हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू को। तो इसके लिए निकालना है तो 44 + 48 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 96/2, 92/2 और हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा 46। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 46। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल फॉर द सेकेंड क्लास इंटरवल। अब सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए हमें क्या निकालना है, विड्थ। अब विड्थ बोला है बेटा, तो अगर विड्थ की बात करें तो हम लोग विड्थ मतलब क्या लेते हैं, डिफरेंस। और क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज है तो 49 भी इंक्लूड होगा, 50 भी इंक्लूड होगा, 51 भी, 52 भी और 53 भी इंक्लूड होगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई, 5 की। सब इंक्लूड होगा ना, ऐसा नहीं कर सकते कि 53 - 49 करें, तो इससे आंसर 4 आएगा, जो कि गलत है क्योंकि इसमें 53 भी इंक्लूडेड है और 49 भी इंक्लूडेड है। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल। अब सेकेंड क्लास इंटरवल की आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि हम पहले ही बताए थे। 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इसके बीच का गैप, और इसके बीच का गैप कितना है बेटा, 5। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1। तो देखो हमारे पास ऑप्शन सी दिया है 1, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकेंड क्लास इंटरवल। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी थी देख लेते हैं, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी है 5 और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/16, दैट इज सी। एंड लास्ट, फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द थर्ड क्लास इंटरवल। अब देखो थर्ड के लिए सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, 7/16, क्योंकि 7 क्लास फ्रीक्वेंसी है और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 7/16। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग चाहते ना तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट ज़रूरी नहीं था इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया।